माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर की कंसंट्रेशन टर्म को डिटेल में समझा और साथ साथ हम लोगों ने आईटीज की भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की और नीट की भी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस लास्ट लेक्चर पे की। बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग आज आगे की ओर बढ़ने वाले हैं और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, जिसे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, ये कितने टाइप्स की होती है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी हम लोग क्यों करते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आज की इस लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आखिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना, सबसे पहली बात, ये सबसे ज्यादा पतले सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है, या फिर ये प्रॉपर्टीज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात होती है और ये डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। मतलब पार्टिकल्स को चेंज करेंगे तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपकी चेंज हो जाएगी। ये वो प्रॉपर्टीज होते हैं। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो आप कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, very dilute solution which depends on number of particles in a given volume and mole fraction of solute ठीक। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक ना। आप इसको ऐसा भी कहते हैं कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब पार्टिकल्स को अगर आप चेंज करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपका बदलता हुआ नजर आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर आप बढ़ाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपके बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप कम करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपका कम हो जाएगा। अगर आप मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचते हैं बच्चों, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यानी कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का अगर आप चेंज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपका बदलता हुआ नजर आएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे पहले ये बहुत ज्यादा पतले सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। हमारे पास टोटल 4 इंपॉर्टेंट टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हमें डिस्कस करना होता है। तो हम लोग बात करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो 4 इंपॉर्टेंट टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं जिसे हमें डिटेल में जानना है और डिटेल में समझना है। जिसमें सबसे पहला हम लोग सोचेंगे बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक तो ये होगा आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि ये भी आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद थर्ड हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है। तो ये भी आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा क्योंकि ये भी आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। फिर एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग को स्टडी करना है, वो है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी होती है, ठीक ना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आखिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप स्टडी क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं ताकि किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकें। देखो वैसे तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का और भी मेथड होते हैं, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके भी आप किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं, द स्टडी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपी बोले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना। स्टडी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूजफुल टू कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप इसकी स्टडी करने वाले हो। हम लोग ऐसा कहते हैं बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका बढ़ता है तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास कम होंगे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होता है तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे पहले वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होगी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आएगा, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास टोटल 4 टाइप के होंगे, जिसको हम लोग धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होगा आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम लोग सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखा जाता है। इन सब को और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दूंगा, तब इसको एक मर्तबा और हम लोग समझ करके चलेंगे। ठीक है, तो पहले इसको जरा कॉपी करो, फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। चलिए बच्चों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप ध्यान दो नोट के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे नोट पॉइंट लेके चलता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना जरा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं बच्चों आई को मैं मान के चल रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आगे चल करके इसी चैप्टर में जब आगे की ओर चलेंगे तो हम लोग इसी को वंड्स हब फैक्टर के नाम से जानेंगे, वंड्स हब फैक्टर के नाम से भी जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको नंबर ऑफ पार्टिकल ही मान करके चलेंगे। ठीक ना। फिर एक होगा हमारे पास सी को हम लोग बोलेंगे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने आपको बहुत सारे पढ़ा रखे हैं, परसेंट W/W, परसेंट W/V, परसेंट V/V, पार्ट्स पर मिलियन, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। आपको ढेरों मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कराया है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को नहीं पढ़ा है तो पहले आप उन सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कवर करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करें, उसके बाद आप यहां तक मूव कर सकते हैं। ठीक ना। तो आपको यहाँ पे एक आई मान के चलनी है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरह काम करेगा, और एक होगा सी जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जानेंगे। अब आपको क्या करना है कि आई को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको बढ़ा देना है। अब देखो I इंटू सी को मल्टीप्लाई करके अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। ठीक ना। साथ में आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका बढ़ेगा, और आपकी फ्रीजिंग पॉइंट कम होती हुई नजर आएगी। जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये आपका डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर वेपर प्रेशर अगर कम हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब वेपर प्रेशर अगर आप कम कर लीजिए तो बॉइलिंग पॉइंट उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और वेपर प्रेशर बढ़ा दीजिए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। अगेन वेपर प्रेशर कम हो रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट भी आपकी कम हो रही है, तो आप इसको कह सकते हैं कि सर वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा होगा।
कि सर वेपर प्रेशर कम तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम, अब वेपर प्रेशर ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आप वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट सोच सकते हैं। ये सब तब होंगे बाबू जब I इंटू सी पर आप डिस्टर्ब करके चलेंगे, ठीक है ना। अब I इंटू सी के बारे में मैंने बता ही दिया कि I जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और C जो होता है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है ना। अब इसको आप चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहने का मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो गया। मतलब वेपर प्रेशर कम होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे और फ्रीजिंग पॉइंट आपकी क्या होंगे, कम होंगे। उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूं कि सर वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। और ये सारा फंडा तभी होगा जब I इंटू सी को आप बढ़ाते हुए देखेंगे। जब इसको बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट आपके क्या होंगे, कम होंगे। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक पर मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चंस दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है, ज्यादा किसके पास है, इन चारों ऑप्शन पर, है ना। तो आपके पास क्या क्या चीजें यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले एक तो कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है और एक तो आपको I ढूंढना है। I बोले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक ना। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे 0.1 मोलर है, यहाँ पर भी आपके पास 0.1 मोलर है, यहाँ पर भी 0.1 मोलर है और यहाँ पर भी क्या है, 0.1 मोलर है। कर सकते हैं। अब पार्टिकल्स देखो तो सर 2 क्लोराइड का 1 कैल्शियम का टोटल कितना पार्टिकल हो गया, 3। यानी I की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, 3 यूज कर लेंगे। नाउ अगेन 3 क्लोराइड 1 एल्युमिनियम कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। 1 क्लोराइड 1 सोडियम कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। और ग्लूकोज जो होता है ना, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और याद रखना, जब भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी तो ना तो वो कभी डिसोसिएट कर सकता है और ना ही किसी के साथ एसोसिएट कर सकता है, ना तो ये कभी टूट करके केटायन एनायन में कन्वर्ट हो सकता है, ना ही तो यहाँ पे डाइमर या पॉलीमर या टेट्रामर इस टाइप के सबस्टांस का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। मतलब मोटा मोटी बात, ना तो ये टूटेगा और ना ही किसी के साथ जुड़ सकता है। तो ग्लूकोज करेगा क्या, तो ग्लूकोज को जैसे ही आप पानी में डालोगे ना सर, ये घुल जाएगा, कि ना तो टूटेगा ना ही किसी के साथ जुड़ेगा। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इसके लिए हम लोग पार्टिकल्स हमेशा 1 मान के चलेंगे, क्योंकि ये कभी टूट नहीं सकता और कभी ये किसी के साथ जुड़ भी नहीं सकता, तो पार्टिकल एक ही मान के चलना है। अब क्या करेंगे कि I को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0.1 इंटू 3 कितना होगा, 0.3, 0.4, 0.2 और 0.1। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट को आपको सर हाई करनी है, यानी ज्यादा करनी है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तभी हो सकता है जब I इंटू सी को आप क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। क्यों, क्योंकि सर I इंटू सी बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम होगा, अभी जस्ट हमने बताया है। तो अब देख लो इन चारों ऑप्शन में से I इंटू सी ज्यादा कहां पर है, तो सर ऑप्शन नंबर बी यानी 0.1 मोलर AlCl3 सॉल्यूशन पर I इंटू सी सबसे ज्यादा दिख रहा है। मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी के जैसा एक और क्वेश्चन है कि विच हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, किसके पास फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है। तो अगेन आप 3 चीज को प्रेडिक्ट करेंगे, एक सी, एक हो जाएगा सर हमारे पास I और एक होगा सर हमारे पास I इंटू सी। अच्छा, सी कितना है, यहाँ पे 1% है, यहाँ भी 1% है, यहाँ भी 1% है और यहाँ पर भी आपके पास 1% है, ठीक है ना। I की बात करो, 2 क्लोराइड 1 कैल्शियम कितना हो गया, 3। यहाँ पे देखो 3 क्लोराइड 1 एल्युमिनियम कितना हो गया बच्चों, 4। यहाँ पे 1 क्लोराइड 1 सोडियम कितना हो गया, 2। और ग्लूकोज कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और उसके लिए हमेशा हम लोग कितना मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। मल्टीप्लाई करें जरा, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। नाउ आपको फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम चाहिए होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम के लिए I इंटू सी को आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था।
कि सर फ्रीजिंग पॉइंट एक ही शर्त में कम हो सकता है, जब आपके पास I इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब I इंटू सी आपके पास ज्यादा कहां पर है बच्चों, तो देखो तो ऑप्शन नंबर बी पर, जहां पर 1% AlCl3 का सॉल्यूशन है वहां पे I इंटू सी की वैल्यू 4 आया है, जो कि सबसे ज्यादा है। दैट मीन इसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगी, सबसे कम होगी। इसी से मिलता जुलता बच्चों एक और सवाल है जो PMT 1997 में पूछा गया था। आप जरा देखो क्या है, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलल एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सारे का आपके पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है कितना बच्चों, 0.1, यहां पर भी 0.1, 0.1, 0.1 और यहां पर भी कितना है, 0.1। नाउ अगर आप I की बात करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, यहाँ पे पार्टिकल कितना, 3 इसका 2 इसका कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो आपके पास ग्लूकोज है ना, और ग्लूकोज पानी में घुल जाता है, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है, तो इसके लिए वैल्यू कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। यहाँ पे एक आयोडीन एक पोटेशियम कितना हो गया, 2 हो गया। यहां पर है शुगर, दिस इज अ शुगर, और शुगर भी आपका एक प्रकार का नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमेशा वैल्यू कितना लेके चलना था, पार्टिकल्स वाला 1 लेके चलना था। यहां पर भी 1 मान लो। अब I इंटू सी को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो सर यहाँ पे 0.5, यहाँ 0.1, यहाँ 0.2 और यहाँ 0.1। नाउ अगेन आपको फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करनी है या फिर कम करना है, तो I इंटू सी को आपको ज्यादा करना पड़ेगा। जरा चेक करो I इंटू सी ज्यादा कहां पर है, तो Al2SO4 का होल थ्राइस में I इंटू सी सबसे ज्यादा है, तो इस वाले केस में आपको फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम नजर आएगा। कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। जरा इसको आप कॉपी करें, इसके बाद फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की बात यहां पे करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट फॉर। इन चारों ऑप्शंस में से आपको यह सेलेक्ट करना है कि किसके पास फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो अगेन आपको 3 चीजें प्रिडिक्ट करनी है बच्चों, एक तो सी, एक तो होगा सर I, और एक आपको लेके चलना है I इंटू सी। अच्छा सी जो है आपके पास वो तो इक्विमोलल बोला है, कहने का मतलब इन चारों ऑप्शंस में जो जो कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो जो कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया है, उन सब की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल लेके चलनी है, इसीलिए टर्म बोल रहा है इक्विमोलल। क्या बोल रहा है, इक्विमोलल। अगर मान लो मैं इसको 1 मोलल मानता हूं, तो बाकी सबको भी 1 मोलल ही मानना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका इक्विमोलल बोला जाएगा। ठीक ना, पार्टिकल्स देखें तो यहाँ पे Cl अलग होगा और ये वाला पार्ट अलग होंगे। दैट मीन्स ये केटाइनिक फॉर्म में बनेंगे और ये आपके एनायनिक फॉर्म में बनेगा, तो 2 पार्टिकल्स बनेंगे यहाँ पर। तो I का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। नाउ आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें 1 पार्टिकल, इसमें 2 पार्टिकल हो गया 3, मतलब वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। फिर 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पे हो गया 3, अगेन 3 हो जाएगा। यहाँ पर है बेटा आपके पास ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज के लिए हमेशा पार्टिकल कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना मानेंगे हम लोग, 1 ही मानेंगे। अब देखो जरा हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट को ज्यादा करना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों ज्यादा तभी हो सकता है जब I इंटू सी को आप कम करेंगे। I इंटू सी को ज्यादा करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम होता है। अब I इंटू सी को कम करेंगे तो ही ना फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो I इंटू सी कम कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी पर कम है, तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मानी जाएगी। कर सकते हैं। सिमिलरली एक PMT 1991 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसके पास है, इन सारे ऑप्शन पर। तो अगेन आप सी देखो, उसके बाद I देख लो, फिर सर I इंटू सी को देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो C कितना है बच्चों, देखो तो 0.01 मोलर, यहाँ पे 0.005, यहाँ पर भी है 0.005 और यहाँ पर भी है बच्चों 0.005। पार्टिकल्स काउंट करें, 1 क्लोराइड 1 सोडियम हो गया 2। यहाँ पर देखो ये दारू है, ये प्लस के फॉर्म में और ये होगा माइनस के फॉर्म में, 2 ही पार्टिकल बनेगा यहाँ पे, तो 2 लेके चल लो। यहाँ पे 2 आयोडीन 1 मैग्नीशियम कितना हो गया 3, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम 1 सल्फेट हो गया आपके पास 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 0.01 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 आ जाएगा। तो 5 2 जा 0.005 इंटू 2, तो 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया। अब 0.3 के पहले है ना,
1 2 3 यानी कि 0 पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे, 0.010 आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो 5 2 15 यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.015 हो जाएगा। फिर 2 से इसको लेकर चलेंगे तो 0.010 इसका भी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सर फ्रीजिंग पॉइंट आपको कम करनी है बच्चों, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए I इंटू सी को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। 0.02 0.01 0.015 एंड 0.01 में सबसे ज्यादा I इंटू सी कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। कर सकते हैं, कॉपी करें। इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और पॉइंट यहाँ पे नोट वाला सोचना है, और फिर से वही आप करोगे I इंटू सी, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद एक और होगा आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पे समझना जरा, देखो अभी इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, या तो मैंने सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का टर्म यूज किया था, या सिर्फ हमने वेपर प्रेशर का टर्म यूज किया था, या फिर हमने सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट का टर्म यूज किया था। लेकिन कहीं पर भी आपको मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जिक्र नहीं किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र नहीं किया। हाँ, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं था। अब एक बात याद रखना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बोली जाएगी, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आपका कॉलीगेटिव का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट सर कॉलीगेटिव का पार्ट नहीं है, कॉलीगेटिव का पार्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा मैं दे दूं, क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सीपी बोले तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, जिसमें सबसे पहला लिख दिया गया RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा लिख दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा लिख दिया बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा लिख दिया हमारे पास सर ऑस्मोटिक प्रेशर, पांचवा यहां पे मैं दे देता हूं बच्चों सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट, 6 नंबर दे दिया बच्चों सिर्फ मैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। 7 मैं देता हूं यहां पे बच्चों टेम्परेचर, ये कुछ मैंने दे दिया। अगर मैं आपसे पूछूं इन सब में से कौन सा कॉलीगेटिव नहीं है, तो देखो कॉलीगेटिव कौन है, सिर्फ यही 4 हैं कॉलीगेटिव। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कॉलीगेटिव है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी कॉलीगेटिव है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अगर सिर्फ है तो ये कॉलीगेटिव का पार्ट नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका कॉलीगेटिव का पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलीगेटिव है, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट आपका कॉलीगेटिव का पार्ट नहीं है। इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग के बाद हो गया आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर आपका कॉलीगेटिव का पार्ट नहीं है। हम ध्यान से देख लेना, अगर ये चीजें दिखेंगी तभी वो कॉलीगेटिव का पार्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये सब I इंटू सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होंगे आपके, मतलब I इंटू सी को अगर आप बढ़ाएंगे तो कॉलीगेटिव भी बढ़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। कैसे, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, पहले इसको आप जरा कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, यहां पर आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलो या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलो, एक ही तरह काम करेगा, है ना। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहां पर सबसे ज्यादा है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप फिर से वही तीन चीज प्रिडिक्ट करो, एक सी, एक आई और एक हो गया सर आई इंटू सी। सी कितना है बच्चों 1 मोलर, यहां पे भी 1 मोलर, यहां पे भी 1 मोलर, यहां पर भी 1 मोलर, ठीक है। CaCl2 पार्टिकल्स कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, NaCl में हो गया 2, फिनोल में भी होगा सर 2 और सुक्रोज में होगा आपके पास 1, ठीक है। फिनोल कैसे सोचते हैं, फिनोल सोचना पड़ेगा सर ऐसे, आपके पास 6 मेंबर रिंग होंगे, यहां पर हो गया आपके पास OH, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये यहां से आपका ब्रेक कर जाएगा। तो पार्टिकल्स कितने बन गए, यहां पर 2 पार्टिकल्स बन गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया आपके पास 1। अब कह रहे हैं कि सर हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके पास होगा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसी का ज्यादा होगा जिसके पास I इंटू सी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। I इंटू सी ज्यादा कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है। अच्छा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जगह पे अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल देता तब भी आप ऐसे ही सोचते, ठीक ना। जैसे अगले क्वेश्चन पे चले, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगेन आप तीन चीज को सोचो, पहले सबसे पहले सोच लो सर आप सी, उसके बाद आई, फिर आई को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सी कितना है बच्चों 0.1 मोलर यूरिया, यहां पे भी 0.1 है, यहां भी 0.1 है और यहां भी सर 0.1 है। आई की बात करते हैं तो यूरिया के लिए कितना होगा 1, सुक्रोज के लिए भी कितना होगा 1, दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में है। AlCl3 में 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4, यहां पर देख लो जरा, यहां पे 4 और ये वाला पूरा पार्ट 1, तो कितना हो गया आपके पास 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। सॉल्व करें तो 0.1 यहां पर, 0.1 यहां पर, 0.4 यहां पर और 0.5 यहां पर। अब क्वेश्चन में बोला हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये आपका तभी ज्यादा होगा जब I इंटू सी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सब I इंटू सी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इनमें से चेक करो I इंटू सी ज्यादा कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है, तो इसके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होगा, ज्यादा बोला जाएगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा तब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट आपकी क्वालिटेटिव का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। कॉपी करें, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि विच सॉल्ट shows maximum osmotic pressure in its 1 मोलर सॉल्यूशन। ये सारे सॉल्ट में से किसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव का पार्ट है ना। अगेन तीन चीज आपको सोचना पड़ेगा सर, एक सी सोच लो, एक आई सोच लो, फिर एक आई इंटू सी सोच लो। सी कितना है बच्चा, सेम लेके चलो आप, है ना, सबका एक ही मोलर बोला है ना, तो सेम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे कितना, एक सिल्वर एक नाइट्रेट, कितना हो गया आपके पास 2, यानी वैल्यू आ जाएंगे 2। सोडियम 2 सल्फेट 1, 3 हो गया, पार्टिकल कितने हो गए 3। यहाँ पे अमोनियम 3 और फॉस्फेट 1, यानी कितना हो गया 4, आई इंटू सी भी हो जाएगा 4। मैग्नीशियम 1 क्लोराइड 2, यानी कि 3 हो गया, यहाँ पे आई इंटू सी भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ज्यादा करना है, किसको ज्यादा करना है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ज्यादा करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव का पार्ट है और I इंटू सी को अगर बढ़ाएंगे तो कॉलिगेटिव बढ़ेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नाउ एक और क्वेश्चन हमारे पास PMT 2014 का है, और देखो जरा, ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है। सबसे पहला काम आप सी ढूंढोगे, फिर आई ढूंढेंगे, फिर आई को सी के साथ मल्टीप्लाई करके चल लेंगे। यहां पे सी कितना है बच्चों, कितना बोल रहा है 0.10, तो 0.1 यहां पे, 0.1 यहां पे, 0.1 यहां पर, 0.1 यहां पर, ठीक है। आई देखो तो एक क्लोराइड एक पोटेशियम, कितना हो गया 2, वैल्यू आएगा 0.2। यहाँ पे देखो ये ग्लूकोज है जो कि सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो पानी में घुलेगा, टूटेगा नहीं। यहाँ पे पार्टिकल 1 लेके चलेंगे तो 0.1 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे एक एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम और सल्फेट 3 है, मतलब टोटल 5 हो गया, 0.5 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 पोटेशियम 1 सल्फेट यानी पार्टिकल 3 होंगे तो 0.3 बोला जाएगा। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको आपको क्या करना है, बढ़ाना है, लार्जेस्ट करना है। तो बढ़ाने के लिए I इंटू सी को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ना I इंटू सी बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव बढ़ेगा, और कॉलिगेटिव का पार्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। तो I इंटू सी ज्यादा कहां पर है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी पर है। तो इसी के पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा माना जाएगा। कर सकते हैं, कॉपी करें। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन जेई 2018 में पूछा गया था कि फॉर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन आप क्या करो, यहाँ पे सी पहले ढूंढ लो, फिर आप आई देख लो, उसके बाद आई को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अच्छा सी कितना है यहाँ पे देखो, तो सब में दिया गया 1 मोलर, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। अच्छा पार्टिकल्स निकालने के लिए सबसे पहले इसमें जो है आपको हिट करना पड़ेगा ना, ये वाटर हटेगा, ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, मत सोचना वाटर। ठीक है, वाटर इवापोरेट हो जाएंगे आपके पास। यहाँ पे कितने पार्टिकल बनेंगे, एक यहाँ पर और 3 क्लोरीन का, 4 पार्टिकल बनेगा। तो आई इंटू सी हो जाएगा सर 4। यहाँ पे कितने पार्टिकल, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला और 2 क्लोरीन वाला, मतलब टोटल 3 पार्टिकल हो गया। तो सर यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट वाला 1 और एक क्लोरीन वाला 2 पार्टिकल हो गए, यानी यहाँ पे 2 हो गए। तो यहाँ पे आप 2 सोच लो। फिर यहाँ पे आ जाओ, सर यहाँ पर एक ही पार्टिकल बनेगा आपका, एक ही पार्टिकल बनेगा ना, क्योंकि वाटर तो इवापोरेट हो गया। यहाँ पर हो गया 1 तो वैल्यू हो जाएगा 4। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव का पार्ट होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट आपका कॉलिगेटिव का पार्ट नहीं है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आप तभी हाईएस्ट कर सकते हैं जब आपका I इंटू सी सबसे कम माना जाएगा। अब I इंटू सी सबसे कम कहां पर है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी पर है, यानी इसकी फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मानी जाएगी। कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे एक चीज था कि सर वाटर जो था वो आपका इवापोरेट होगा, जो उड़ जाएगा आपके पास कंटेनर से, तो वाटर खत्म हो गया। अब बाकी के लिए आपको सोचना पड़ेगा। कॉपी करें, बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो बच्चों हम लोग पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। वो है हमारे पास इवापोरेशन या फिर वेपोराइजेशन। आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि कोई भी लिक्विड वेपर में ट्रांसफर हो जाता है, उसी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इवापोरेशन या फिर वेपोराइजेशन। लेकिन अब थोड़ा सा आप सीनियर हो चुके हैं, तो डेफिनेशन भी आपका थोड़ा सीनियर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, मैं यहां पे एक कंटेनर बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास ये एक कंटेनर होगा और इस कंटेनर में हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट भर दिए, ये सॉल्वेंट है हमारे पास। ठीक है, अभी ये सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट पर है। आपने क्या किया कि यहां पे टेम्परेचर दिया, आपने टेम्परेचर दिया, आपके पास यहां पे 2 तरह के मॉलिक्यूल मौजूद है बच्चों। एक मॉलिक्यूल है आपके पास सरफेस पर और एक मॉलिक्यूल है आपके पास बल्क पर। जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड एज सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल। और इस वाले मॉलिक्यूल को मैं नाम दे रहा हूं बल्क मॉलिक्यूल, बुल्क मॉलिक्यूल कह लो, बुल्क, बल्क मॉलिक्यूल है ना। अच्छा, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दिस इज इन हाई काइनेटिक एनर्जी, इसके पास गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। और बल्क मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी जिसके पास ज्यादा होती है वो बहुत तेज गति कर सकता है, बहुत तेज मोशन पे जा सकता है, क्योंकि काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन, गतिज। जो जल्दी गति में आ जाएगा दैट इज उसकी काइनेटिक पावर क्या है, ज्यादा है। अब आपने टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने के बाद वैसे मॉलिक्यूल जो हाई काइनेटिक एनर्जी पे मौजूद होते थे, ये ट्रांसफर हो जाएगा वेपर के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे
आपका इवापोरेशन या फिर वेपोराइजेशन। कंडीशन यहां पर तो ये याद रखना पड़ेगा कि सारे मॉलिक्यूल वेपर में नहीं जाएगा, वही मॉलिक्यूल आपका वेपर में जाएगा जो सरफेस पर मौजूद होगा, क्योंकि सरफेस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं इवापोरेशन के लिए। द प्रोसेस इन विच molecules having higher kinetic energy lifts the surface of liquid and transfer into vapor form called evaporation, या फिर आप इसी को नाम दे सकते हैं वेपोराइजेशन। मजेदार बात तो यह है कि सारे मॉलिक्यूल्स आपका वेपर में ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ वही मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कुछ बातें और अगर डिस्कस करें, देखो इवापोरेशन की बात अगर करते हैं ना, तो ये हमेशा आपका सरफेस से देखने को मिलता है, और दूसरा ये हर एक टेम्परेचर पे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाएंगे तभी आपको इवापोरेशन का प्रोसेस दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। इवापोरेशन का प्रोसेस हर एक टेम्परेचर पे दिखेगा। 1 डिग्री सेल्सियस पे भी दिखेगा, हाँ थोड़ा बहुत दिखे, 10 डिग्री सेल्सियस पे भी दिखेगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे भी दिखेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी दिखेगा। तो सबस्टांस के ऊपर या फिर नेचर ऑफ सबस्टांस के ऊपर ये अफेक्ट रहेंगे। भाई हर एक सबस्टांस का वेपर बनाने की क्षमता अलग अलग होती है ना, तो हर एक टेम्परेचर पे आपका ये काम होगा। अब वाटर की बात कर ले, तो वाटर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर बनाता है, नहीं, वेपर वो हर एक टेम्परेचर पे बनाता है। ये अलग बात है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद जितने भी लिक्विड का सबस्टांस होगा या वाटर के फॉर्म में सबस्टांस होगा, ये आसानी से आपका वेपर में ट्रांसफर हो जाएगा, सब हो जाएंगे। लेकिन स्टार्ट तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। भाई 1 डिग्री सेल्सियस में भी कुछ वेपर बनाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ वेपर बनाएगा। मतलब हर एक टेम्परेचर पे आपके इवापोरेशन या वेपोराइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है, और हमेशा कहां से, तो सरफेस से देखने को मिलेगा। तो एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इवापोरेशन प्रोसेस takes place at all types of temperature and from surface only आपको सरफेस से ये हमेशा दिखाई देगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पे मैं बताऊं, तो आप इवापोरेशन प्रोसेस के लिए टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो वैसे प्रोसेस के लिए टर्म यूज करते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। आपने टेम्परेचर दिया हुआ है, तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, इवापोरेशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है। अच्छा, अगर इवापोरेशन को मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का मतलब यह है कि सर वेपर से अब लिक्विड बनाने लगूं, लिक्विड से वेपर इवापोरेशन, लेकिन वेपर से लिक्विड बनेगा तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो मैं लिख देता हूं रिवर्स ऑफ द इवापोरेशन प्रोसेस, रिवर्स ऑफ द इवापोरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन and it is exothermic। ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। मतलब भाई इवापोरेशन एंडोथर्मिक था तो इसका उल्टा एक्सोथर्मिक ही तो होगा। इसके बाद बच्चों एक और पॉइंट हम लोग यहां पे लेके चलते हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्यूरिंग
evaporation due to kinetic energy compare to earlier state is less। तो पहले के कंपैरिजन में चूंकि भाई कुछ मॉलिक्यूल इवापोरेट हो गया ना, तो जाहिर सी बात है कि लोअर वाला हायर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जब भी इवापोरेशन की प्रोसेस होती है तो वहां पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिक्रीज होता है इवापोरेशन के दौरान, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर आप इनिशियल स्टेट में देखेंगे और फाइनल स्टेट में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्यूरिंग इवापोरेशन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू अर्लियर स्टेट इज लेस। क्योंकि मॉलिक्यूल आपका इवापोरेट हो गया तो भाई काइनेटिक एनर्जी थोड़ी डिक्रीज हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर भी आपका कम होगा। ये पढ़ चुके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11 में। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, फिर यहाँ पे कुछ फैक्टर बात करते हैं हम लोग इवापोरेशन के रिगार्डिंग में। चलिए बच्चों, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे लेके चल लेता हूं फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर आता है बच्चों नेचर ऑफ द लिक्विड। भाई आपको पता है कि हर एक लिक्विड का इवापोरेशन प्रोसेस करने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, हर एक लिक्विड का इवापोरेशन के लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है। तो नेचर ऑफ लिक्विड कहने का मतलब है कि अगर आप लिक्विड को चेंज कर देंगे तो उसकी इवापोरेशन प्रोसेस भी आपकी चेंज होती हुई नजर आएगी। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को बदलने से भी आपका इवापोरेशन की प्रोसेस बदल जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप क्या करो कि कपड़ा धो, आपने कपड़ा धोया ना, कपड़ा आपने धोया, दो कपड़ा आपने धोया, एक कपड़ा को आपने सुखा दिया बाहर तार पे फैला करके, और एक कपड़े को आपने सुखा दिया ऐसे मोड़ चमोड़ करके। कौन जल्दी सूखेगा? भाई जो फैला हुआ है, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो गई है ना, सरफेस एरिया ज्यादा हो गई, इवापोरेशन ज्यादा हो गया आपका। ठीक है, तो सरफेस एरिया की वजह से इवापोरेशन प्रोसेस अफेक्ट होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड वाला पॉइंट लेके चले, टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी अफेक्ट होगा आपका, है ना। अब इसको कैसे सोच सकते हैं? सर वही कपड़ा जो अभी थोड़ा देर पहले धोए थे आप, अगर मैं बात करूं कि आप उस कपड़े को एक अंधेरा में सुखाओ और दूसरा आप बाहर सनलाइट पर सुखाओ, कौन जल्दी सूखेगा? भाई सनलाइट वाला, क्योंकि सर सनलाइट से टेम्परेचर बढ़ गया ना, और अंधेरा वाला में टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से इवापोरेशन की प्रोसेस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके बाद एक और फैक्टर यहां पर आपका लेके चला जा सकता है, और वो है आपका फ्लो ऑफ एयर करंट। फ्लो ऑफ एयर करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ एयर करंट से भी आपका इवापोरेशन की प्रोसेस चेंज होती हुई नजर आएगी। अब इसको कैसे सोच सकते हैं? वही कपड़ा जो भी आप सुखाए थे, दो तरीका मैं बताया था सुखाने का। एक तरीका था कि आप बाहर तार पे फैला के सुखा दो, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। दूसरा है कि आप उसको धूप में सुखा दो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा। फिर अगर मान लो धूपो नहीं है ना, अगर धूपो नहीं है, पूरा अंधेरे है, बरसात के टाइम है, फैला भी नहीं सकते बाहर, तो क्या करेंगे? कैसे सूखेगा फिर? तो भाई आप एक काम करते हैं, उसको पंखे के नीचे रख देते हैं फैला करके, तो भाई फ्लो ऑफ एयर करंट आपका होगा, तो भी इवापोरेशन आपकी होगी, और इवापोरेशन होने से कपड़ा सूख जाएगा। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो आपकी इवापोरेशन की प्रोसेस अफेक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और फ्लो ऑफ एयर करंट। ठीक है, कॉपी करें इसको। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। द प्रेशर exerted by vapor on the surface of the liquid, when
रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम कॉल्ड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। दैट मीन्स अगर आप लिक्विड सोचते हैं तो लिक्विड से अगर आप वेपर बनाते हो, दिस इज अ रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन, ठीक है। और आप वेपर से लिक्विड बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है तो वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाया जाएगा और उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर हुआ, ये मान लो हमारे पास एक कंटेनर हुआ और इस कंटेनर में आपने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को भर दिया है। यहां पर क्या भर दिया बच्चों? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को भर दिया है। तब दो प्रोसेस यहां से देखने को मिलेगी, एक तरफ लिक्विड से बन रहा होगा वेपर और दूसरी तरफ वेपर से क्या बन रहा होगा? लिक्विड बन रहा होगा। मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम पर होंगे तब, मतलब लिक्विड से वेपर बनाने की रफ्तार और वेपर से लिक्विड बनाने की रफ्तार अगर एक जैसी होगी, बराबर होगी, तो वैसी सिचुएशन पर इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाया जाएगा और इसी प्रेशर को नाम देंगे बेटा वेपर प्रेशर। क्या नाम देंगे? वेपर प्रेशर नाम देंगे। लेकिन यहां पे कंडीशन ध्यान देना, कंडीशन में हमेशा रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम पर होनी चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा तो वेपर प्रेशर का टर्म आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पे बात करूं तो वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट विथ सरफेस एरिया एंड क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड अच्छा, वेपर प्रेशर जो होते हैं ना, इसको सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं भाई। सरफेस एरिया कम हो, सरफेस एरिया ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोच के देख सकते हैं कि भाई आप एक गिलास पानी लेकर के बैठे और दूसरी तरफ एक तालाब पानी लेकर के बैठे, तो भाई गिलास से पानी भी इवापोरेशन में जाएगा और तालाब का पानी भी इवापोरेशन पे जाएगा, है ना। और वो भी कंडेंसेशन होगा और सर गिलास वाला पानी भी कंडेंसेशन पर होगा। तो भाई रेट ऑफ इवापोरेशन कंडेंसेशन अगर बराबर हो जाता है तो दोनों ही केस में आप वेपर प्रेशर का टर्म यूज करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया को मतलब है इवापोरेशन होने से, समझ रहे। वेपर प्रेशर से सरफेस एरिया को लेना देना नहीं है। नाउ अगेन आप क्वांटिटी ऑफ लिक्विड का भी सोच सकते हैं। आप चाहे एक बूंद पानी लेके चलें या एक ड्राम पानी लेकर के चलें, भाई दोनों ही केस में आपकी वेपर प्रेशर का टर्म यूज होगा। तो वेपर प्रेशर को मतलब किससे नहीं है? सरफेस एरिया से वेपर प्रेशर को मतलब नहीं है। और साथ में क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को भी वेपर प्रेशर को चेंज करने का ताकत नहीं रखता है। मतलब वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट विद सरफेस एरिया एंड क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चों? जब रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे, उस दौरान वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाया जाएगा। उसी प्रेशर को हम लोग नाम क्या देंगे? वेपर प्रेशर नाम कर सकते हैं। पहले इसको कॉपी कर लें, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों, आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं हम लोग, है ना। सपोज कर लो कि हमारे पास एक कंटेनर है यहां पर, ठीक है। इस कंटेनर में हमने अभी सॉल्वेंट भरा हुआ है। सॉल्वेंट को मैं बी से दिखाता हूं, आपको पता है सॉल्वेंट को मैं किससे दिखाता हूं? बी के साथ दिखाता हूं। यहां पे आपके पास सिर्फ क्या भरा हुआ है बच्चों? सॉल्वेंट ही भरा हुआ है।
दिस इज अ सॉल्वेंट, दिस इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, आपने इसको हिट दिया, आपने क्या किया बच्चों, हिट दिया। अब आपके हिट को सिर्फ कौन से सबस्टांस ने एब्जॉर्ब किया, तो सर सॉल्वेंट वाले सबस्टांस ने एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके ये क्या बना दिया, तो वेपर बना दिया सर। क्या बना दिया, वेपर बना दिया। और वेपर बना होगा तो वेपर प्रेशर भी आया होगा, वेपर प्रेशर भी आया होगा। अब इसके प्रेशर को मैं मान लेता हूं पी नॉट, दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, चूंकि हमने सिर्फ सॉल्वेंट का जिक्र किया है यहां पे। नाउ आपने क्या किया कि यहां पर आपने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिए, आपको यहां पे ऐड करना है सॉल्यूट। लेकिन ध्यान देना, ये जो सॉल्यूट होगा ना बच्चों, वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल, और साथ में ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी लेके चला जा सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी लेके चला जा सकता है। और ये सॉलिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। मतलब अगर मान लो मैं यहां पे बात कर लेता हूं बच्चों कि नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है। देखो नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, नॉन वोलाटाइल को हम लोग सिंपल से कहते हैं नॉट इजिली वेपर ट्रांसफर, नॉट इजिली वेपर ट्रांसफर। एक ऐसा सबस्टांस जिसके पास वेपर बनाने की क्षमता तो है लेकिन उतनी ज्यादा क्षमता नहीं है ना। तो सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, जो कि आपका वेपर में ट्रांसफर जल्दी नहीं हो। फिर एक होगा हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला। अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कहते हैं नाइदर डिसोसिएट, नाइदर डिसोसिएट नोर एसोसिएट, जो ना तो कभी ब्रेक कर सकता है, ना तो डिसोसिएट कर सकता है, और ना ही किसी के साथ एसोसिएट कर सकता है या फिर जुड़ सकता है। तो एक ऐसे सॉल्यूट को आपको इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करानी है। जैसे ही आप ऐसे सॉल्यूट को डिसॉल्व कराएंगे तो सॉल्यूट को मिलाते ही ये क्या बन गया होगा, सॉल्यूशन बन गया होगा। अब आपके सॉल्यूशन में दो चीजें, एक तो बी है सर जो कि सॉल्वेंट है, बी क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है, और फिर एक आपके पास ए है जो कि सर सॉल्यूट है। आपको पता है कि अपने नोट के अंदर में मैं सॉल्यूट को हमेशा ए से दिखाता हूं और सॉल्वेंट को हमेशा बी से दिखाता हूं। ठीक है, अब फिर से आप यहां पे कह सकते हैं कि सर सॉल्यूशन हो गया, आपने फिर से यहां पे टेम्परेचर दिया, तो आपके टेम्परेचर को जो है ना सर, ये सॉल्वेंट भी एब्जॉर्ब किया है, सॉल्यूट भी एब्जॉर्ब किया है, सॉल्वेंट भी एब्जॉर्ब किया है, सॉल्यूट भी एब्जॉर्ब किया है, सॉल्वेंट भी एब्जॉर्ब किया है और सॉल्यूट भी एब्जॉर्ब किया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि सर सॉल्यूट तो नॉट इजिली वेपर ट्रांसफर, जो आसानी से वेपर में नहीं जाएगा। तो वेपर में जाएगा कौन, तो वेपर में जाएगा सर सिर्फ सॉल्वेंट, सिर्फ कौन जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। तो पहले में वेपर ज्यादा बना और दूसरे में वेपर कम बना, तो वेपर कम बना तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम हो गया। इसीलिए टर्म यूज कर रहे हैं कि सर सॉल्यूट को मिलाते ही सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम हो जाती है, इसीलिए टर्म यूज किया जा रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि सर आपके टेम्परेचर को सॉल्यूट ने भी एब्जॉर्ब किया है और सॉल्वेंट ने भी एब्जॉर्ब किया है, लेकिन वेपर तो सिर्फ सॉल्वेंट बनाया है, सॉल्यूट वेपर नहीं बनाया है, क्योंकि सर सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल था, जिसका मतलब होता है नॉट इजिली वेपर ट्रांसफर। यहां पर एक मैं ले लेता हूं PS, दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ बच्चों, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका कम हो गया है। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर। वेन नॉन वोलाटाइल कॉमा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट एडेड टू प्योर सॉल्वेंट
देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस। दो रीजंस की वजह से ऐसा हो सकता है। सबसे पहला फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? तो फर्स्ट रीजन मैं यहां पे लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट या फिर परसेंटेज सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। ये क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर सबसे पहले वाले केस में सरफेस पे सॉल्वेंट की प्रतिशतता ज्यादा थी, सॉल्यूट को ऐड करने के बाद सरफेस पे सॉल्वेंट की परसेंटेज कम हो गई। सॉल्वेंट की परसेंटेज कम हो गई, वेपर कम बना, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर परसेंटेज सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट decreases which is occupied by solute particles, hence evaporation या फिर आप रेट ऑफ इवापोरेशन करते हैं, hence rate of evaporation and vapor pressure decreases। तो एक तो रीजन ये हो गया बच्चों, है ना, कि परसेंटेज सरफेस ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, जिसके वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन आपके कम हो गए और साथ साथ वेपर प्रेशर भी आपका क्या हो गया? कम हो गया। एक तो ये रीजन है। एक और रीजन है, पहले इसको आप कॉपी करो, उसके बाद उस रीजन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, यहां पर एक और रीजन हम लोग को देखना पड़ेगा, रीजन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, ये आपने क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। ग्राम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी का अंडर रूट, या फिर आप डायरेक्ट डेंसिटी ले लो, वेपर डेंसिटी बात किया जाता है यहां पर ना। ठीक है, अब आप ध्यान से एक चीज को देखें तो सर आपने सॉल्यूट के रूप में सॉलिड को मिलाया है और सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। पहले तो लिक्विड था ना आपका सॉल्वेंट, आपने सॉलिड को मिला दिया, इसकी डेंसिटी बढ़ गई सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ। सॉलिड आपने मिलाया, डेंसिटी बढ़ा, इवापोरेशन कम हुआ, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पर व्हेन सॉलिड सॉल्यूट added to pure solvent, then its density vapor density ना increases, hence rate of evaporation and vapor pressure decreases। तो ये दो रीजन हुए बच्चों जिसके अकॉर्डिंग आपकी वेपर प्रेशर कम हुई है सॉल्यूशन का। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था। आप यहां पे एक पॉइंट और लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent is always higher than vapor pressure of the solution। अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट मिलाते ही सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या हो गई थी? कम। मतलब इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसकी वेपर प्रेशर क्या है? कम। सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर ज्यादा और सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि सर अगर हमारे पास P0 है, दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
और एक है आपके पास PS, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू जो डायग्राम बनाए थे, P नॉट जो होगा दिस विल बी ग्रेटर देन PS। भाई अब डिफरेंस देखें तो P नॉट ज्यादा है, PS कम है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। जो डिफरेंस आएगा उसी के लिए टर्म यूज करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉल्ड lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure, that means P naught, this is a vapor pressure of solvent। फिर एक मैं ले लिया यहां पर PS, vapor pressure of solution, और एक मैं ले लिया डेल्टा P, this is a lowering of vapor pressure। lowering of vapor pressure, ठीक है। तो lowering of vapor pressure क्या हो? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं यहां पर कि ये जो वेपर प्रेशर लोअरिंग हुआ ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ बच्चों? तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हुआ ना। तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, इसी के लिए टर्म यूज करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक ना। तो यहां पे एक पॉइंट और मैं लिख देता हूं, द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is called as relative lowering of vapor pressure। relative lowering of vapor pressure, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं RLVP की, तो RLVP क्या होगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि P नॉट, या फिर लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय हो गया बच्चों P नॉट। दिस इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे भी करने वाले हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग। तो पहले इसको जरा आप कॉपी कर लो, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि और भी लोगों को हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर में कहीं पर भी डाउट हुआ है तो आप हमसे कमेंट सेगमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में भी सवाल पूछ सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।